प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं के.आर. मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमारा जो टॉपिक है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। हमने इससे पहले के वीडियो में राजनीतिक दलों का अर्थ, राजनीतिक दलों की परिभाषाएं और राजनीतिक दलों की विशेषताएं और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका या महत्व के ऊपर हम चर्चा कर चुके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, लेकिन रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की भूमिका, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की प्रधानता प्रारंभ से ही रही है, लेकिन स्वतंत्रता के उपरांत पिछले 6 दशकों की जो राजनीतिक व्यवस्था में है उसमें क्षेत्रीय स्तरीय राजनीतिक दल की स्थिति और भूमिका में काफ़ी चेंजेज आया है, काफ़ी परिवर्तन आया है। और स्पेशली 14वीं लोकसभा से लेकर 16वीं लोकसभा के निर्वाचन से प्राप्त जो परिणाम हमारे सामने आए वो क्षेत्रीय दलों की स्थिति और भारतीय राजनीति में संपादित भूमिका से स्पष्ट होता है कि उक्त राजनीतिक दल केवल क्षेत्र या राज्यों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ये मिलीजुली सरकारों के भागीदार समर्थक बन चुके हैं। देखिए, भारत में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं। ऐसे क्षेत्रीय दल जो प्रमुख रूप से जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं उन पर आश्रित रहते हैं, जैसे पंजाब में अकाली दल, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, महाराष्ट्र में शिवसेना और असम में असम गण परिषद। दूसरे नंबर के ऐसे क्षेत्रीय दल जो विचारधारा एवं उद्देश्यों की दृष्टि से भले ही राष्ट्रीय हैं, किंतु उनका समर्थन कुछ उद्देश्यों तक सीमित रहता है, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान मजदूर पार्टी और मुस्लिम लीग। तीसरा जो बिंदु है, ऐसे क्षेत्रीय दल जो किसी समस्या विशेष के कारण या मौजूदा राष्ट्रीय दलों में विघटन के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं, जैसे भारतीय क्रांति दल, तृणमूल कांग्रेस, केरल कांग्रेस और हरियाणा विकास पार्टी। अब भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भूमिका, रोल ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया। भारत में क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल है उनका रोल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय दलों में प्रमुख रूप से सीमांत आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम, तेलंगाना राष्ट्र समिति, तमिलनाडु का डीएमके, एडीएमके, पंजाब का अकाली दल और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस तथा उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें आदिवासियों के क्षेत्रीय दल हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी है, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उत्तर प्रदेश में सपा है, असम में असम गण परिषद है, उड़ीसा में बीजू जनता दल है और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल है। केरल में केरल कांग्रेस आदि प्रमुख है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इन दलों का भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि सभी तत्वों के साथ संबंध है। शक्ति के आधार पर भी ये काफी बड़े हैं और अपने अपने क्षेत्र में प्रभावी हैं। इन दलों के जो कार्यक्रम हैं, इनकी सफलताएं हैं तथा प्रकृति के आधार पर इनकी भूमिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक आकृष्ट
देखिए, भारत में क्षेत्रवाद की जो गतिविधियां हैं वो केवल धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय विविधता के आधार पर नहीं बढ़ती, बल्कि शिक्षा के प्रसार के साथ विकसित होती है। लगभग सभी क्षेत्रीय दलों की स्थापना और उनमें सक्रिय रूप से भाग लेने वाले अधिकतर लोग शिक्षित और आधुनिक विचारों से युक्त हैं। और साथ ही ये भी सत्य है कि मॉडर्नाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इनके प्रसार तथा विकास में इन्होंने योगदान दिया है। ये दल आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता के लिए अधिक आकृष्ट है। इस प्रकार क्षेत्रीय दल सामाजिक ढांचे की विविधता के आधार पर खड़े होकर ये दल आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा जो रोल है इनका, जो भूमिका है इनकी, अ, सत्ता के वास्तविक उपयोग के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की लालसा तथा केंद्र सरकार पर दबाव डालना। देखिए, क्षेत्रीय दलों का उदय शिक्षा के विकास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए होता है। ये दल इस आर्थिक तथा राजनीतिक सत्ता के वास्तविक उपयोग के लिए अधिकतम राज्य की स्वायत्तता की मांग करते हैं। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, द्रमुक है, अकाली दल है, तेलुगु देशम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे प्रमुख क्षेत्रीय दलों में व्यक्तित्व और सत्ता प्राप्ति के लिए विघटन तथा दोनों घटकों के राष्ट्रीय तथा अन्य दलों के साथ समझौते में गठबंधन हुए हैं, इस बात का प्रमाण है। आज भी यद्यपि तमिलनाडु के जो क्षेत्रीय दल है उनमें प्रारंभिक उग्रवादी स्वरूप नहीं है, फिर भी वहां जाति, भाषा आदि तत्व इनके व्यवहार के आधार पर ही है। तीसरा जो रोल है भारतीय राजनीतिक दलों का, क्षेत्रीय पार्टियों का, आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में इनकी भूमिका। देखिए, भारत में क्षेत्रवाद सामान्यतः पृथकतावादी नहीं है। क्षेत्रवाद का लक्ष्य केवल क्षेत्र या समुदाय विशेष के लिए आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि राष्ट्र की अखंडता के विरुद्ध है, बल्कि एक सीमा तक इस प्रकार के क्षेत्रवाद ने भारत के विकास को गति प्रदान की है। ऐसी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम है जो शायद धीमे पड़े हुए थे, लेकिन इन क्षेत्रीय दबाव के कारण वो तीव्र हुए हैं। अगला रोल है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दलों का क्षेत्र विशेष में सशक्त होना। देखिए, भारत के क्षेत्रीय स्तर पर कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल है जो अपने क्षेत्र में विशेष प्रभावशाली है। जैसे उदाहरण के लिए आंध्रा में तेलुगु देशम, तमिलनाडु में द्रमुक व नद्रमुक दल, असम में असम गण परिषद और उड़ीसा में बीजू जनता दल और हरियाणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोक दल। ये सारे दल क्षेत्रीय दलों को सुदृढ़ स्थिति, लोकतंत्र और संवाद दोनों के लिए लाभकारी है। अगला जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों की भूमिका है, क्षेत्रीय दलों के संघीकरण को जन्म। देखिए, क्षेत्रीय दलों के संघीकरण को जन्म दे सकते हैं और इनका विकास दोनों दिशाओं में हो सकता है। क्षेत्रीय दलों में एक संयुक्त राजनीतिक संस्कृति का विकास भी हो सकता है और इन दलों में विकास में रुकावट भी आ सकती है। इनकी केंद्र विरोधी प्रवृत्तियां देश को विघटन की ओर भी ले जा सकती है और ये भी हो सकता है कि विशुद्ध संघ आधार पर संगठित होकर ये सकारात्मक विकास में योगदान देने लग जाएंगे। राष्ट्रीय मोर्चा का निर्माण क्षेत्रीय दलों का संघ आधार पर संगठित होकर सकारात्मक विकास की तरफ एक अच्छा कदम था, लेकिन 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के पतन के बाद इस प्रक्रिया के विकास में प्रश्न चिन्ह लग गया था और 96, 98, 99 और 2004 तथा 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद बनी केंद्र सरकारों के गठन में इनकी अहम भूमिका रही है। ये केंद्र की सरकार में भागीदार बने। इससे इनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि अभी क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर भी मंथन करने लग गए हैं। अगला जो रोल है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दलों का, क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय दलों से मेलजोल होना। देखिए, क्षेत्रीय दलों का राष्ट्रीय दलों से मेलजोल होने से
उनका आधार इस स्तर व्यापक बनता है और इस संकीर्णता को त्याग देते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय दल कभी पृथकतावाद की मांग करते थे, लेकिन आज इस प्रकार की मांग वो नहीं करते। आज क्षेत्रीय दल वस्तुत अत्यधिक केंद्रीकरण के तो विरोधी हैं, जो लोकतंत्र और संघवाद दोनों के लिए हानिकारक है। इन दलों की प्रमुख मांग वित्तीय स्वायत्तता और सत्ता के विकेंद्रीकरण की है, और दोनों मांगे लोकतंत्र और संघवाद के लिए लाभकारी है। अगला रोल है राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासन की शासन की भागीदारी में क्षेत्रीय दलों की भूमिका। देखिए, इस संबंध में महेश रंगराजन ने अपने लेख फेडरलिज्म फ्रेशर्स में लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों से क्षेत्रीय दलों का अत्यधिक विकास हुआ है और वे राष्ट्रीय राजधानी में सरकार के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार में उनका आधिपत्य रहा। 1998 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई और 1999 में अन्ना द्रमुक नेता जयललिता की वाजपेयी की सरकार को गिराने में केंद्रीय भूमिका रही। वर्तमान प्रसंग सरकार में कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, पीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, डीएमके, जनता दल, सेकुलर, टीआरसी तथा लोक जनशक्ति पार्टी जैसी क्षेत्रीय सरकार के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने और वामपंथी दल बाहर से मिलकर सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए। राष्ट्रीय दलों तथा क्षेत्रीय दलों के बीच संबंधों के नए रूप का विकास होने लगा है कि 31 मई 1996 को संघीय मंच के नाम से क्षेत्रीय दलों का मंच का गठन हुआ। जनता दल के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा सरकार का उदय हुआ और 98 और 99 आम चुनाव के बाद वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का गठन में भागीदारी करना और भाजपा के साथ मोर्चा बनाकर लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में उतरना आदि तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दल अपने सोच और नीतियों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रदान कर रहे हैं। देखिए, मई 2001 में हुए असम, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल तथा केरल राज्यों के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों, वामपंथी गठबंधन और अन्ना द्रमुक गठबंधन को सफलता मिली है। वह असम और केरल में असम गण परिषद और वामपंथी गठबंधन को नकार कर कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया है। इसके बाद अगली जो भूमिका है क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक क्षेत्रीय दलों की भूमिका आम चुनाव में सीटों की हिस्सेदारी की व्यवस्था में राष्ट्रीय दल तथा क्षेत्रीय दलों के बीच कठोर सौदेबाजी होती है। देखिए, 96 के क्षेत्रीय दलों के विकास तथा किसी भी राष्ट्रीय दल के अपने बूते बहुमत हासिल करने में संभावना के न होने के चलते राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के बीच सीटों के तालमेल हेतु चुनाव पूर्व गठबंधन की राजनीति को अपनाने की व्यवस्था सामने आई और इन चुनाव पूर्व सीटों के तालमेल के गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों के साथ कठोर सौदेबाजी की नीति अपना रखी है। जैसे 1999 और 2004 के चुनाव में भाजपा को आंध्र प्रदेश में कम सीटें लेकर ही तेलुगु देशम से समझौता करना पड़ा और कर्नाटक में न चाहते हुए भी जनता दल एक ही करते भाजपा ने समझौता किया। इस प्रकार बिहार में कांग्रेस को बहुत कम सीटें लेकर भी राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के साथ सीटों के तालमेल का समझौता करना पड़ा। अगला जो रोल है अनुच्छेद 356 के उपयोग की सम्भावना को कम करना। देखिए, क्षेत्रीय दलों के राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी होने तथा किसी एक राष्ट्रीय दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण संविधान के अनुच्छेद 356 के उपयोग का दृश्य भी हमारे सामने आया है। पहले केंद्रीय सरकारों ने विरोधी दलों की राज्यों की सरकारों को गिराने में अनुच्छेद 356 का काफी प्रयोग किया था, लेकिन वर्तमान में अब अनुच्छेद 356 का इस तरह उपयोग अत्यधिक कठिन हो गया है। आज आधे से अधिक राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं और उनमें से अनेक की केंद्रीय सरकार में हिस्सेदारी है। ये 356 के उपयोग के विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय सरकार इसका उपयोग नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अनुच्छेद 356 के उपयोग को वाद्य योग्य ठहराए जाने तथा राष्ट्रपति की सक्रिय भूमिका ने भी कठिन बना दिया है। इस प्रकार किसी राज्य को
निर्वाचित सरकार को अनुच्छेद 356 के माध्यम से गिराने की केंद्रीय सरकार की क्रिया पर अब अनेक प्रतिबंध लग गए हैं। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में हमने चर्चा की है। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर ये कह सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति में अनेक क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है और अब ये दल किसी एक राष्ट्रीय दल के साथ संलग्न होकर संघीय दल के निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न रहे हैं। संयुक्त मोर्चा सरकार में तेलुगु देशम, असम गण परिषद तथा द्रमुक, तमिल मनीला कांग्रेस, समाजवादी पार्टी आदि क्षेत्रीय दल सम्मिलित थे, तो भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में शिवसेना, समता पार्टी, तेलुगु देशम, द्रमुक, जनता दल यू, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, बीजू जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि अनेक क्षेत्रीय दल संगठित रहे हैं। इस प्रकार 2004 से 2014 तक की अवधि में केंद्र में रही सप्रसंग की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी द्रमुक, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि अनेक क्षेत्रीय दल संलग्न रहे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भाजपा की सरकार में शिवसेना, श्रोमणी अकाली दल, तेलुगु देशम, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल आदि अनेक क्षेत्रीय दल शामिल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षेत्रीय भावनाओं की अभिव्यक्ति से विकसित भारतीय क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर किसी समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय दल के साथ मिलकर संघ दलीय निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीय दल भविष्य में संघीय राष्ट्रीय दलों के निर्माण की संभावना को उजागर कर रहे हैं। दोस्तों, सभी को बहुत बहुत नमस्ते।